भारी खर्च के बावजूद एक एंटी जापानी सीरीज बनाई जा रही थी, यह बताने के लिए कि इस घटना के आधार पर हमें कोरियाई लोगों की सराहना करनी चाहिए। 1945 की वसंत में सेना के एक गुप्त प्रयोगशाला को एक आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ। 10 मार्च को जापानी मुख्य भूमि पर अमेरिकी बमवर्षकों ने बमबारी की। अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते तो यह द्वीप एक मछली की तरह जल जाएगा। कमांडर ने आदेश दिया कि 8 घंटों के भीतर सभी सबूत नष्ट कर दिए जाएं। सैकड़ों परीक्षण विषयों को सामूहिक रूप से मार दिया गया और कई निर्दोष आत्माओं की हत्या कर दी गई। अप्रबंधित शवों का ढेर लग गया था। इन जानवरों की नजर में ये सब सिर्फ कचरा थे। उनके प्रयोगात्मक परिणाम उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थे। शीघ्र ही स्टील का दरवाजा टूटने वाला था। ऐसा लगा कि कोई भयावह शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बम लगाने वाला जापानी सैनिक डर के मारे कांप रहा था। उसने अंतिम माचिस जलाकर अपने विनाशकारी कार्य को पूरा किया, जबकि बेस को बर्बाद किया जा चुका था। प्रयोग के प्रभारी अधिकारी कातो मेजर असंतुष्ट महसूस कर रहे थे और वह कोरियाई राजधानी में अपने अनुसंधान को जारी रखने के लिए भाग गए। उनका सपना था कि जापान के आत्मसमर्पण से पहले वे कुछ बड़ा हासिल कर लें। उस समय जापानी सेना ने कोरियाई राजधानी पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन यहाँ कुछ कोरियाई भी अच्छी स्थिति में थे, जिनमें से एक प्रमुख व्यक्ति एक जौहरी और पॉन शॉप मालिक था। वह बहुत चतुर था और उसकी तिजोरी में इतनी अनमोल वस्तुएं थीं कि एक संग्रहालय खोला जा सकता था। पॉन शॉप के अलावा वह अक्सर अवैध गतिविधियों में भी लिप्त रहता था। एक क्षण वह दूसरों के साथ हंस रहा था और अगले ही पल एक पुलिस कप्तान इशिकावा ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया। कारण था, उसे संदेह था कि उसकी पत्नी का पॉन शॉप मालिक के साथ अफेयर है। पॉन शॉप मालिक को पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर कोई सबूत होता तो उसे यहाँ प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं होती। और वह सही था। इशिकावा का असली इरादा कुछ और था। उसने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली जिसमें एक महिला थी जो उसके गुप्त विभाग की मालकिन थी। वह 7 दिन से गायब थी और गर्भवती भी थी। उसने धमकी दी कि अगर वह चेरी के फूल गिरने से पहले सच्चाई नहीं जान सका तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे युद्ध में भेज दिया जाएगा। पॉन शॉप मालिक ने अपनी संपत्ति बेचकर भागने की योजना बनाई, लेकिन उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि इशिकावा के लोग उसे देख रहे थे। भागना संभव नहीं था। वह निराश हो गया। उसी समय उसका एक साथी उसे याद दिलाता है कि हाल ही में कई महिलाओं और लड़कियों के गायब होने के मामले सामने आए हैं। कहा जाता है कि उन्हें एक दानव ने पकड़ लिया है। हालांकि अफवाहें अतिरंजित थीं, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई थी। वास्तव में इन लोगों को जापानी सेना ने कैद कर लिया था और उन पर गुप्त प्रयोग किए जा रहे थे। वे दानवों से कम नहीं थे। दोनों, जो अभी कुछ समय पहले रो रहे थे, खाना पाते ही शांत हो गए। हालांकि खाना अच्छा दिख रहा था, लेकिन पानी में एक रहस्यमय जीव छिपा हुआ था। इस समय 2 रहस्यमय जीव अचानक कोरियाई राजधानी की सड़कों पर प्रकट हुए। उनमें से एक गंभीर था और एक ताकतवर इंसान लग रहा था। दूसरी महिला, जिसने टोपी पहनी थी, काफी सुंदर थी। अचानक वे पॉन शॉप मालिक का पीछा करने लगे, लेकिन पॉन शॉप मालिक कोई आम आदमी नहीं था। वह तुरंत उनके पीछे आ गया। महिला ने केवल एक वाक्य कहा और फिर दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में पॉन शॉप मालिक को थोड़ी परेशानी हुई और वह कमजोर लग रहा था, लेकिन उसे मौका मिलता तो वह महिला को मात दे सकता था। लेकिन इस बार वह महिला उसे धोखा दे गई। स्लो मोशन में यह देखा जा सकता था कि वह वाकई सुंदर थी। पॉन शॉप मालिक की नजरें उस पर अटक गईं। कहा जाता है, बदमाशों को उम्र या हालात की परवाह नहीं होती। बात खत्म करते हुए महिला ने कहा कि उसका नाम युन चायुक था। उसने पॉन शॉप मालिक से कहा कि उसकी जानकारी बहुत विश्वसनीय थी। उसने उसे अपनी गायब मां को खोजने के लिए पैसे दिए। चित्र से ऐसा लगता था कि उसकी मां वही वृद्ध महिला थी जो दानवों के प्रयोगशाला में कैद थी। चायुक के पास अच्छी ताकत थी। उधर प्रयोगशाला में बंद 2 जीव पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके थे। एक बच्चे का सिर दर्द से फट रहा था और वह दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर महिला शांत थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर कुछ रहस्यमय जीव ने सही शरीर पा लिया था। अगला दृश्य वह था जिसमें एक दानव जापानी सैनिकों को चीरता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यान से देखें और पलकें न झपकाएं।